हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे मिसल के फॉर्मेशन के बारे में एंड क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ द सोप भी हम लोगों ने देख लिया था, राइट? आप लोगों ने उस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा एंड समझा भी होगा। आई होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। आज हम लोग कुछ अलग पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं एंड वो है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलॉइड कितने टाइप के होते हैं। वी मेक टू टाइप ऑफ कॉलॉइड, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक में क्या होता है? मीडियम एंड फेज के बीच में अट्रैक्शन होता है। डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लायोफिलिक। एंड लायोफोबिक में क्या होता है? वहां पर अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये दोनों चीज हम लोग समझते हैं। अब यहां पर हम लोग दो अलग अलग तरीके से देखेंगे, लायोफिलिक को किस तरह से बना सकते हैं एंड लायोफोबिक को किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लायोफिलिक। एक काम करूं, मैं यहां पर सिर्फ मैं मेंशन कर लेता हूं प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड। लायोफिलिक कॉलॉइड्स बनाने के लिए कि कौन सी मेथड का यूज करते हैं, तो वैसे देखा जाए तो कोई मेथड ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम, एंड यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज है, मैं शॉर्ट में डीपी एंड डीएम लिखता हूं। ओके, ड्रॉप मैसेज एंड डीपी वो मतलब वाला नहीं है। यहां पर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम है। इस फेज को जैसे ही मैं मीडियम में डालूंगा तो ये फेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मीडियम के अंदर, एंड स्लोली ये जो है डिस्पर्स्ड फेज इसके अंदर डिसॉल्व होके कॉलॉइडल रेंज के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। एंड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो आसानी से ये कॉलॉइड बन जाते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हो कि आपको स्टार्च या आपको प्रोटीन का कोई कॉलॉइड फॉर्म करना है, या गम का आपको कोई कॉलॉइड बनाना है, या जिलेटिन का बनाना है, करना क्या है आपको? बहुत आसान सी बात है, उसे लो और पानी के अंदर डालो और कुछ नहीं, थोड़ा टाइम दे दो, अपने आप वो कॉलॉइड बना के देगा। तो लायोफिलिक कॉलॉइड बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्योंकि ऑलरेडी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इट इज अ रिवर्सिबल। ओके, तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए कोई अलग टाइप की प्रोसेस हमें समझने की जरूरत नहीं रहती है। जरूरत कहां पर रहती है? तो जरूरत रहती है हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड। लायोफोबिक कॉलॉइड को बनाना है तो बिल्कुल डिफरेंट प्रिपरेशन की यहां पर जरूरत रहती है। लायोफोबिक कॉलॉइड को बनाने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो मेथड है उसे हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन मेथड। फर्स्ट मेथड जो है, इस मेथड का नाम क्या है? कंडेंसेशन मेथड। याद रखना, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड। आपकी बुक में ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लासिफाई करके दिखाता हूं तो कोई मिस्टेक ना रहे। ओके, चलिए, कंडेंसेशन मेथड ये लायोफोबिक कॉलॉइड बनाने की पहली मेथड, एंड डिस्पर्जन मेथड लायोफोबिक कॉलॉइड बनाने की दूसरी मेथड है। अब ये कंडेंसेशन मेथड के अंदर डिफरेंट मेथड आती है, जिसमें सबसे पहली मेथड होती है दैट इज केमिकल मेथड। पहली जो मेथड है उस मेथड का नाम क्या है बेटा? केमिकल मेथड। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरी मेथड कौन सी होगी? एग्जैक्टली, फिजिकल मेथड। तो यहां पर केमिकल मेथड के अंदर और चार मेथड है। सबसे पहले आएगा डबल डिकम्पोजिशन। ये जो डबल डिकम्पोजिशन है उसके साथ साथ हम सेकेंड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन ही देखने हैं वैसे अलग अलग। थर्ड नंबर आएगा हमारा रिडक्शन, एंड फोर्थ नंबर आएगा हमारा हाइड्रोलाइसिस।
तो ऐसी 4 डिफरेंट मेथड है केमिकल मेथड के अंदर जो कंडेंसेशन मेथड का पार्ट है। और सेकेंड मेथड है दैट इज अ फिजिकल मेथड। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर फिजिकल मेथड का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इट इज एब्सोल्युटली रिजर्व्ड फॉर नीट एंड जेईई। फिजिकल मेथड की हम लोग अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जेईई एंड नीट के स्टूडेंट के ही काम की है। आपको स्टेट बोर्ड के ही सिर्फ प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनमें से कभी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि बुक में वो नहीं है। फिजिकल मेथड जो है उसमें 2 तरह की मेथड होती है। पहला होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। पहली मेथड होती है हमारी एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एंड इसमें दूसरी मेथड होती है दैट इज एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग, ये दोनों मेथड हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ जेईई एंड नीट वाले बच्चे जो है वो ही इस मेथड को देखना। बाकी देखोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डिस्पर्जन मेथड की बात करें तो डिस्पर्जन मेथड अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहला है मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन वाली जो मेथड है वो ये वर्ड से कम जानी जाती है, लेकिन जो दूसरा लिख रहा हूं मैं ब्रेडिग्स अर्क मेथड, इससे वो ज्यादातर फेमस है। तो ब्रेडिग अर्क मेथड नाम है उसका, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। एंड थर्ड वन इज पेप्टाइजेशन। इसके बारे में तो बहुत सारी डिटेल आगे भी दे रखी है, तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन को। तो अब आपको पता चल गया कि कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्जन मेथड ऐसी 2 मेन मेथड है। किसके लिए? लायोफोबिक कॉलेट को फॉर्म करवाने के लिए, जिसमें कंडेंसेशन मेथड में केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड में 4 टाइप एंड फिजिकल मेथड में 2 टाइप है। डिस्पर्जन मेथड की बात करें तो 3 टाइप है। तो हम आज के लेक्चर में ये सारी चीजें देख लेंगे। सबसे पहले हमें जो देखना है वो है हमारी केमिकल मेथड। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कंडेंसेशन मेथड से। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या है, एंड डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है। 2 डिफरेंट मेथड का नेम है। कंडेंसेशन मींस बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करना, एंड डिस्पर्जन मींस बड़े मॉलिक्यूल को डिस्पर्स करना, सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तब हम उस मेथड को बोलेंगे डिस्पर्जन मेथड। एंड कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या करेंगे, हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करेंगे, तब हम उसे बोलेंगे कंडेंसेशन मेथड। तो यहां पर कंडेंसेशन मेथड है, जिसमें सबसे पहली मेथड हम लोग देख चुके हैं, दैट इज अ केमिकल मेथड। लेकिन बेटा ये केमिकल मेथड में कितने टाइप है? 4 टाइप। तो ये चारों टाइप हमें डिफरेंट डिफरेंट देखनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या लिख के दिया हुआ है? डबल डीकंपोजिशन। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डीकंपोजिशन। 2 डिफरेंट कंपाउंड लिए, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, लेकिन वो यदि अपने आयन को एक्सचेंज कर ले, आई रिपीट, वो अपने आयन को एक्सचेंज कर ले, तब जाके उसे हम लोग डबल डीकंपोजिशन बोलेंगे। तो आयन एक्सचेंज होने चाहिए डबल डीकंपोजिशन के अंदर। एक का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव से, एंड पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ज्वाइंट होना चाहिए। देखते हैं, तो देख के आपको बहुत अच्छे से पता चल ही जाएगा। मान के चलो आपके पास है आर्सेनिक ऑक्साइड एंड आपने ले लिया यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां पर हम लोग जिस मेथड का यूज कर रहे हैं दैट इज डबल डीकंपोजिशन। अब ये मेथड होगा तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान देना। 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 मोल ले लो, तो यहां पर ये सल्फर 3 है, ऑक्सीजन की जगह आ जाएंगे, तो यहां पर बनेगा AS2S3, ये सॉल बन गया, सॉल मींस कॉलॉइड बन गया, एंड 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ 3 मोल ऑफ H2O बना लेंगे। राइट? बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पर हुआ क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये S2 माइनस जो है 3 मोल ऑफ S2 माइनस, ये
आर्सेनिक के साथ ज्वाइंट हो गया, ये 3 प्लस होगा, तो ये 3 प्लस, ये 2 माइनस, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, तो यहां पर आयन का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी देखो एक्सचेंज हो गए, राइट। तो इस तरह का रिएक्शन उसे डबल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, जिसमें आयन एक्सचेंज हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आयन एक्सचेंज हुए हैं बेटा। दूसरी मेथड देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में मान के चलो हमें सल्फर का सॉल्व बनाना है, तो हमने H2S ले लिया। अब इस H2S में से सल्फर का सॉल्व मुझे फॉर्म करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कोई एक प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। आप KMnO4 का यूज कर सकते हो, आप लोग K2Cr2O7 का यूज कर सकते हो, Na2Cr2O7 का यूज कर सकते हो, कोई भी एक बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना है। यू कैन यूज सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो। तो यदि मैं यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड यूज करूं एंड रिएक्शन को मैं ऑक्सीडाइज करूं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करूंगा, यहां पर मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन हुआ, क्या बेटा 2 मोल ऑफ H2O रिलीज हो गया, यहां पर 1 सल्फर एंड यहां पर 2 सल्फर, टोटल मेरे पास 3 सल्फर का क्या बन गया, सोल बन गया। तो यहां पर मुझे सल्फर का सोल मिल रहा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दिस H2S। तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, कैसे पता चला, हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गया, रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन एज अ ऑक्सीडेशन। चलिए थर्ड नंबर पे हमें क्या देखना है बेटा, रिडक्शन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन से किसका सॉल्व मिल सकता है, मेटल का। मेटल का रिडक्शन होगा तभी वो मेटल प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो मान के चलो आपको गोल्ड का सॉल्व बनाना है, AuCl3, जिसमें से गोल्ड को सेपरेट करना है, तो आपको यहां पर एक फॉर्माल्डिहाइड लेना होगा एंड फिर आपको वाटर लेना होगा। फॉर्माल्डिहाइड एंड वाटर होगा क्या, जरा ध्यान देना। जैसे ये रिएक्शन को करेंगे, सबसे पहले ये जो गोल्ड है वो Au3 प्लस फॉर्म में है एंड यहां पर 3Cl माइनस है। यदि मैं इसके 2 मोल ले लूं, तो यहां पर 2 मोल और यहां पर 6 मोल हो जाएंगे, तो ये 2Au3 प्लस है, वो रिडक्शन होके Au में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज, इसमें क्या बना, हमको सॉल्व बन के मिला। इसका मतलब यह है कि गोल्ड का सॉल्व रिडक्शन प्रोसेस से मिला। कैसे रिडक्शन हुआ, Au3 प्लस है बेटा, और यहां पर Au का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 3 प्लस 0 कब बन सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। समझते हो आप तो ये बात को। तो Au3 प्लस Au में कन्वर्ट हुआ तो रिडक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी तो होगा। चलिए यहां पर 6Cl है, मैं यहां पर 3 मोल ले लूं, तो 3 into 2 6 हाइड्रोजन 6Cl, टुगेदर इट रिलीज्ड 6 मोल ऑफ HCl, एंड यहां पर मैं 3 मोल ले लूं, तो ये क्या है, फॉर्माल्डिहाइड, तो ये 3 ऑक्सीजन इसके अंदर चले जाएंगे, फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में HCOOH। गोल्ड सॉल्व मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला एंड फॉर्मिक एसिड मिला। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो AuCl3 का आयोनाइजेशन करके Au3 प्लस एंड Cl माइनस मिला, फॉर्माल्डिहाइड हमको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होके मिला एंड Cl हाइड्रोजन के साथ HCl दे रहा है। क्लियर। तो यहां पर हमें जिसका सॉल्व मिला वो किस मेथड से मिला, रिडक्शन मेथड से मिला, तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। ऐसे तो ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना जो है वो रेडॉक्स है, बट सॉल्व जो मिल रहा है वो किस मेथड से मिला, रिडक्शन मेथड से, इसलिए हम लोग इसे रिडक्शन बोलेंगे। फोर्थ मेथड, मान के चलो आपके पास है फेरिक क्लोराइड एंड आप उसका कर रहे हो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मेथड है फोर्थ नंबर, हम जानते हैं ये वर्ड रहा हमारा। फोर्थ मेथड इज हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन खत्म, डबल डिकम्पोजिशन देख लिया। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा, इसके 3 मोल ले लो, तो यहां पर 3H प्लस एंड 3OH माइनस मिलेंगे। यहां से मैं आयोनाइजेशन करूं तो Fe3 प्लस एंड 3Cl माइनस मिलेंगे। तो यहां पर जो Fe3 प्लस है वो 3OH माइनस के साथ FeOH थ्राइस का सॉल्व बनाएंगे एंड उसके साथ साथ ये 3H प्लस एंड 3Cl माइनस टुगेदर रिलीज्ड 3 मोल ऑफ HCl।
तो देख सकते हो हाइड्रोलाइसिस से भी सॉल्व बन रहा है। तो दिस इज अबाउट द केमिकल मेथड जिससे हम लोगों ने डिफरेंट सॉल्व बनाए। डबल डीकंपोजिशन से सॉल्व बनाया, ऑक्सीडेशन से सॉल्व बनाया, रिडक्शन से भी सॉल्व बनाया एंड हाइड्रोलाइसिस से भी सॉल्व बनाया। सॉल्व का मतलब है कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया हम लोगों ने। बोलो बात समझ आ रही? अब ये हो गया हमारा केमिकल मेथड। दूसरा हमको कौन सा देखना है? फिजिकल मेथड, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली किसके कौन से बच्चों के लिए है? नीट एंड JEE वाले स्टूडेंट के लिए ही है। ओके, पहले इसे नोट करिए, फिर मुझे थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहां पर उसे नोट डाउन करके बताता हूं। हो गया बेटा? जब भी नोट डाउन करने की बात आए वीडियो को पॉज करके नोट करिए, क्योंकि ये चीजें बुक में नहीं लिख के दे रखी है, ये क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया बुक में। चलिए, सेकेंड मेथड हमें पढ़नी है, उस मेथड का नेम है फिजिकल मेथड। अब बेटा फिजिकल मेथड में कौन सी दो मेथड के बारे में मैंने बात करी थी? सबसे पहले बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, याद आ रहा है कुछ? बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब ये थोड़ा समझने जैसा पॉइंट है, आसानी से वैसे समझ में भी आ जाए, लेकिन यदि आप कंफ्यूज हुए तो कंफ्यूज ही रहोगे इस मेथड में। ध्यान देना, इसमें मैं दो चीजें लिख रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास एक बड़ा सा वेसल है और इसमें मैंने पानी भर के रखा है, तो यहां पर मेरे पास क्या है? वाटर। थोड़ा सा समझ लेना आप लोग कि यहां पर मेरे पास और एक छोटा वेसल है जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा सल्फर है। बट नेचर है कि जो अल्कोहल है उसमें सल्फर तो डिसॉल्व हो जाता है और अल्कोहल है तो वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है, और ये जो सल्फर है वो एज अ सॉल्यूट काम करता है, और ये दोनों मिला के ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये चीज समझ लो, ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है अल्कोहल एंड सल्फर की वजह से। अब यहां पर अल्कोहल का प्रपोर्शन भी एक फिक्स होगा और सल्फर उसमें छोटा सा होगा। अब हमने क्या किया? इस ट्रू सॉल्यूशन को उठा के इस पानी में डाल दिया, ट्रू सॉल्यूशन को उठा के पानी में डाल दिया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानी जो है उसमें अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। अल्कोहल इज सॉल्युबल इन द वाटर, बट सल्फर जो है वो इनसॉल्युबल रहता है। जो अल्कोहल में सॉल्युबल था सॉल्यूट, वो सॉल्यूट अब वाटर के अंदर क्या होने वाला है? इनसॉल्युबल होने वाला है। जो सॉल्वेंट है वो वाटर में सॉल्युबल है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो एक ही होता है, और मैंने प्रपोर्शन पहले से वाटर का ज्यादा लिया है, तो यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा? एक्सचेंज होगा। कैसे? अभी अल्कोहल सॉल्वेंट था, जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन को उठा के इसमें डाल दिया, प्रपोर्शन वाटर का ज्यादा है तो वाटर बन गया हमारा सॉल्वेंट, तो एक्सचेंज हो गया ना सॉल्वेंट। अल्कोहल की जगह सॉल्वेंट कौन बन गया? वाटर। तो सॉल्वेंट एक्सचेंज हो गया। अल्कोहल तो डिसॉल्व हो ही जाएगा तो इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन सल्फर इनसॉल्युबल हो गया, तो ये सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें देखने को मिलेंगे। एंड सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पर देखने को मिलते हैं, उनकी रेंज जो है वो कॉलॉइडल रेंज है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर हमको सल्फर के क्या मिल रहे हैं? सोल मिल रहे हैं। सल्फर के सोल यहां पर हमको मिल रहे हैं। क्लियर है सबको? तो यहां पर हम थियरी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बोल सकते हैं इसमें? ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्यूट न्यू सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होना चाहिए, एंड ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्वेंट न्यू सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए। आई रिपीट, ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्यूट न्यू सॉल्वेंट के अंदर, वाटर इज अ न्यू सॉल्वेंट, न्यू सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होना चाहिए, एंड ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जो है वो न्यू सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए, तभी जाके ये सॉल्वेंट एक्सचेंज होगा। बोलो बात समझ आई? तो ये हो गया हमारा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा मैंने क्या बोला था? एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग, अब ये एक नया पॉइंट है आपके लिए, कुछ बच्चों को पता होता है इसके बारे में।
मान के चलो यहां पर मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया और सॉल्वेंट के तौर पे मैंने क्लोरोफॉर्म ले लिया या फिर ईथर ले लिया। ईथर या क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट में यूज कर रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से थोड़ा बहुत वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं। सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं इसमें। जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये क्लोरोफॉर्म एंड ईथर जो है वो कूलेंट जैसे काम करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे उनके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर ये वाटर का ले जाएंगे। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ये वाटर का टेम्परेचर हो गया, ये तो आइस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे आइस के, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल की जो रेंज होगी वो कॉलोइडल रेंज होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेसिव कूलिंग। वाटर कूल नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म और ईथर में हमने वाटर को डाला तो आप देखोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, और वो हर एक छोटा पार्टिकल जो है वो कॉलोइड फॉर्म कर रहा है, मींस कॉलोइडल रेंज में आ जाता है। एंड कॉलोइडल रेंज में आ गया तो यहां पर किसके कॉलोइड बने, आइस के कॉलोइड बन रहे हैं। किसके कॉलोइड बन रहे हैं, आइस मॉलिक्यूल के कॉलोइड बन रहे हैं। इसको और एक एग्जांपल से मैं बताऊं तो यदि आपके पास यहां पर एक वेसल है और इसमें बहुत ही ठंडा पानी रखा है आपने, वेरी वेरी कोल्ड वाटर यू हैव इन दिस वेसल, और आप क्या कर रहे हो, यहां से आपके पास एक पाइप है और इस पाइप के थ्रू आप सल्फर के गैस को इसमें से पास कर रहे हो। सल्फर गैस को जैसे ही पास करोगे, वाटर के अंदर सल्फर तो डिसॉल्व होता नहीं है, तो सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो गैस को क्या किया उसने, कूल्ड कर लिया, एक्सेसिव कूलिंग कर लिया और सल्फर के पार्टिकल्स मिले। वो पार्टिकल सल्फर के कॉलोइड्स होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया हमारा एक्सेसिव कूलिंग। दिस इज अबाउट द फिजिकल मेथड। अंडरस्टूड? चलिए, दो मेथड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड। दोनों कंडेंसेशन मेथड के पार्ट है। अब हम लोगों को आगे देखना है डिस्पर्जन मेथड। पहले इसे नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं डिस्पर्जन मेथड के बारे में। हो गया बेटा? ये जितनी भी मेथड मैं बता रहा हूं वो मेथड लायोफोबिक कॉलोइड को बनाने के लिए है। लायोफिलिक तो बहुत आसानी से बनता है, ये ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना इसमें। तो अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ जाते हैं, उसे हम लोग बी बोल रहे हैं। चलो बी बोल देते हैं। आई थिंक ए एंड बी ही बोला था हमने, जो भी है सेकेंड मेथड है, ये ध्यान रखना। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन मेथड। क्या नेम है? डिस्पर्जन मेथड इसका नेम है। अब डिस्पर्जन मेथड मीन्स व्हाट? तो डिस्पर्स करना मीन्स जो हमारे पास फेज होगा, डिस्पर्स्ड फेज, वो बड़े मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मीडियम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होगा। जिसमें सबसे पहली मेथड है उसे बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट मेथड जो है उसका नेम क्या है बेटा? मैकेनिकल मेथड। अब ये क्या है? मैकेनिकल मेथड मीन्स व्हाट? इसमें हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है, दैट इज कॉलोइडल मिल। क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉलोइडल मिल का यूज करेंगे। ये कैसी मिल है देखो जरा। यहां पर एक प्लेट होती है, बहुत स्ट्रांग प्लेट होती है, और यहां पर एक दूसरी प्लेट होती है, ये भी बहुत स्ट्रांग प्लेट होती है। सो दो स्ट्रांग प्लेट है हमारे पास यहां पर, वेरी 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 स्ट्रांग प्लेट। यहां पर आपके पास एक होल होता है और जिसमें से आप कॉलोइड जिसके बनाने हैं उन पार्टिकल को इसमें ऐड करोगे। ओके, और ये स्लोली ये दोनों प्लेट के बीच में आ जाएंगे पार्टिकल्स। अब एक्चुअल में इसे मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होती है, एक प्लेट और इसके जस्ट नीचे दूसरी प्लेट होती है, लाइक दिस। ये दो प्लेट होती है। अब ये यदि क्लॉकवाइज मूव करती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं।
ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंड ये कितनी स्पीड से मूव करती है? 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 7000 राउंड लगा देते हैं। यदि हम लोग रिलेटिव रिवॉल्यूशन देखें तो 14000 हुआ ना। तो देखो क्वेश्चन बनता है यहां से, बुक में नहीं लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कॉलोइडल मिल का आरपीएम कितना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है, तो 7000, बट रिलेटिव रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है? तो ये 7000 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, ये 7000 क्लॉकवाइज मूव करेगी, तो एक्चुअली ये 14000 रिलेटिव हो गया ना। दूसरे की कंपेयर में देखना है तो 7000 एंटी क्लॉकवाइज, इसके क्लॉकवाइज, तो क्या हुआ? टोटल 14000 आंसर आएगा। रिलेटिव रिवॉल्यूशन 14000, नॉर्मल रिवॉल्यूशन 7000। ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है और ये दोनों इतनी फास्ट मूव करेगी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे पीसेस, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम लोग कॉलोइडल मींस यहां पर एक मीडियम रखेंगे और उसके अंदर उसे डिस्पर्स करेंगे एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, ध्यान ये रखो बेटा कि यहां पर जो प्लेट है वो प्लेट बहुत स्ट्रांग होती है, स्टील की प्लेट होती है मेजॉरिटी। आपको पता होगा पुराने जमाने की चक्की देखी होगी आपने, जहां पर हम लोग फ्लोर बनाने का मशीन बोलते हैं उससे, 2 स्टोन होते थे। यदि आपको नहीं पता तो आपको पेरेंट्स को पूछो, आपको बताएंगे वो कि एक स्टोन होता था जो नीचे पहले रखते थे, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टोन, बीच में गैप रहती थी, उसमें से हम लोग वहां पर गेहूं वगैरह कुछ डालते थे और ऊपर के स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाते थे, तो होता क्या था? फ्लोर बन के वो बाहर निकलता था। अंडरस्टूड? ऐसा ही कुछ है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बहुत फास्टली मूव करता है, उसमें हमें घुमाना पड़ता था, बस दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा केमिकल मेथड। ध्यान रखना बहुत आसान सी मेथड है, लेकिन बुक में आपको नहीं दे रखी है, तो इसमें से क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। अब मैंने पहले भी बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड जो है वो ये नेम की जगह ब्रेडिग्स अर्क मेथड से ज्यादातर फेमस है। ब्रेडिग अर्क मेथड से ज्यादातर ये फेमस है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड की जगह। अब ये ब्रेडिग्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इस मेथड के थ्रू याद रखो कि हैवी मेटल जो होती है लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, उनके कॉलॉइड बना सकते हैं हम लोग। हैवी मेटल के कॉलॉइड बनाने हैं तो आप यूज कर सकते हो ब्रेडिग अर्क मेथड का। एक पॉइंट याद रखो, हैवी मेटल की जगह वर्ड को चेंज भी कर सकते हो, एक्सपेंसिव मेटल वो भी लिख सकते हो, क्योंकि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑल आर एक्सपेंसिव मेटल। तो हैवी मेटल या फिर एक्सपेंसिव मेटल का आपको कॉलॉइड बनाना है तो आप ब्रेडिग अर्क मेथड का यूज कर सकते हो। अब ये मेथड में होता क्या है जरा ध्यान देना। आपके पास यहां पर है एक वैसल जिसमें आपने यहां तक भर लिया है एक मीडियम, यहां पर है आपके पास डिस्पर्जन मीडियम। इस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम लोग एक क्रूशिबल रखेंगे, क्रूशिबल याद रखो वर्ड को, क्रूशिबल रखेंगे। और मैंने यहां पर एक क्रूशिबल रख लिया लाइक दिस, ये मेरा क्रूशिबल है। क्रूशिबल तो आप जानते ही होंगे, वन टाइप का वैसल है, और ये ऐसा वैसल है बहुत छोटा सा जिसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हायर होता है कि कोई भी टेम्परेचर पे नॉर्मली लैब के अंदर कभी मेल्ट नहीं हो सकता। मींस हायर टेम्परेचर जहां कहीं ले जाना है क्रूशिबल के अंदर उस मेटल को रख के आप ले जा सकते हो। क्रूशिबल मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब हमने क्या किया, तो हमने इसके अंदर जो मेटल का डिस्पर्जन करना है उसको रख लिया हमने। तो यहां पर मैंने गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जो भी जिस किसी का भी हमें कॉलॉइड फॉर्म करना है उसे यहां पर रख लिया। ये पहले तो सिस्टम समझ लो। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमने एक प्लेट लगा दी और यहां पर हमने एक दूसरी प्लेट रख ली और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया।
ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एक बन गया हमारा एनोड, दूसरा बन गया हमारा कैथोड। आपको पता होगा कि बैटरी के जो ऑपोजिट चार्ज के जो दो वायर है उनको एक दूसरे से टच करवाए तो स्पार्किंग होती है। आप क्या कर रहे हो, दोनों प्लेट को ये मेटल के कांटेक्ट में ला रहे हो। अब मेटल खुद भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करती है और ये दो प्लेट भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो स्पार्किंग जरूर होगी। स्पार्किंग होगी तो वहां पर जो एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी कौन गेन करेगा, ये मेटल। जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा ये डिस्पर्स्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली स्लोली ये मेटल जो है वो वेपर फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट करेगी, वेपर बन जाएगी इस मेटल की। तो आप देख सकते हो यहां पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा है ये। तो यहां पर इस मेटल की क्या बन रही है बेटा, वेपर बन के बाहर निकल रही है। मींस ये मेटल का क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। ओके, लेकिन यदि ये वेपर फॉर्म में मीडियम से बाहर निकल गई तो हमें तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कैसे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम की ये वेपर है, तो जैसे ही बाहर निकलेगी हवा में कहां ढूंढते फिरोगे आप, कैसे कलेक्ट करोगे उसे। तो उसके लिए आपको ये बाहर निकल जाए, मीडियम को छोड़ के वो बाहर निकल जाए, उससे पहले आपको और एक वेसल तैयार रखना है और वो वेसल कुछ इस तरह से बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर आइस के पीसीस होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पीसीस ऑफ आइस। तो आइस के पीस रखने हैं। तो जैसे ही ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाए तुरंत आप क्या करो, आइस के पीस वाला जो वेसल है उसके अंदर पूरे वेसल को रख लो। तो इस वेसल को उठा के इसके अंदर रख लिया हमने। अब इसके अंदर रखने से क्या होगा, तो ये आइस जो है वो वेपर को बहुत जल्दी से कूल कर लेगी और जैसे ही वेपर कूल हो जाएगी, वेपर बाहर निकले उससे पहले एक मॉलिक्यूल वेपर का दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे मॉलिक्यूल से, तीसरा चौथे मॉलिक्यूल से अटैच होता जाएगा एंड पार्टिकल्स बनते जाएंगे। तो यहां पर छोटे 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 पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये पार्टिकल्स किसके बने, जो मेटल की वेपर बनी थी उसी के बने। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ध्यान क्या रखना है, यहां पर दो चीजें हुई। ये जो मेटल थी आपकी नीचे की तरफ, जो ये मेटल थी हमारी, ये मेटल का इनिशियली क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज मिला मेटल डिस्पर्स हो गई। तो यहां पर हमको एक तो डिस्पर्जन देखने को मिला जिससे वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ मेटल। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर बाहर जाए उससे पहले हमने किस में रख लिया उसे, आइस के वेसल में रख लिया। और आइस के वेसल में रख लिया तो इससे क्या हुआ, वेपर का कूलिंग होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही वेपर कूलिंग हुई, वेपर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मिला, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और एक मॉलिक्यूल बनता गया और वो एक सॉलिड स्टेट में आ गया। तो वो कॉलोइडल रेंज में रहता है और अंदर की तरफ आया। तो कहने का मेरा मतलब है कि वेपर का एक मॉलिक्यूल दूसरे से ज्वाइंट हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे से ज्वाइंट हुआ, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। तो ऐसे ज्वाइनिंग होती गई और यहां पर एक प्रॉपर फिक्स शेप में आ गए या प्रॉपर फिक्स साइज में आ गए। तो यहां पर हमको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर कंडेंसेशन भी हुआ, वेपर का कंडेंसेशन हुआ एंड मेटल का डिस्पर्जन हुआ। ये दोनों मेथड हमको ब्रीडिंग अर्क मेथड में देखने को मिलती है। ये बड़ा एमसीक्यू है, पूछ सकते हैं आपको कि ब्रीडिंग अर्क मेथड में कौन सी दो मेथड देखने को मिलती है। तो बोथ मेथड वी कैन सी इन द ब्रीडिंग अर्क मेथड, डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन। डिस्पर्जन किसका हो रहा है, मेटल का, क्रूसिबल के अंदर मेटल का डिस्पर्जन हो रहा है। वेपर के फॉर्म में वो बाहर आए उससे पहले वेपर का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तभी तो कॉलोइड मिल रहा है। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड और ब्रीडिंग अर्क मेथड। दो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवी मेटल या एक्सपेंसिव मेटल का कॉलोइड बनता है और दोनों मेथड में भी थोड़ा याद रखो, मेटल का क्या हो रहा है, डिस्पर्जन, एंड वेपर का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ओके, चलिए थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं एंड दिस इज अबाउट द पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड को मैं अभी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि हमारा एक टॉपिक बाकी है, मींस आगे आएगा इसलिए बाकी है, वो है चार्ज ऑफ कॉलोइड।
जब मैं चार्ज ऑफ कॉलॉइड आपको बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद पेप्टाइजेशन को समझना यूं हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अभी आप चार्ज ऑफ कॉलॉइड नहीं जानते हो तो पेप्टाइजेशन में थोड़ी चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही चार्ज ऑफ कॉलॉइड नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा तो चार्ज ऑफ कॉलॉइड आप पढ़ोगे, तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। बहुत सिंपल होता है ये। आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि यहां पर फ्रेश पीपीटी लेने होते हैं। फ्रेश प्रेसिपिटेट्स ले लो आप। फ्रेश प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट मींस 1000 नैनोमीटर से जिसकी साइज बड़ी होती है ऐसे मॉलिक्यूल। तो फ्रेशली बनाने हैं उसे और उसे एक वेसल में ले लो। अब इनकी साइज हम जानते हैं कि 1000 नैनोमीटर से कैसी होती है? बड़ी होती है। साइज इनकी मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। अब आपको मीडियम में प्रेसिपिटेट को डाल के कुछ ऐसा काम करना है कि ये कॉलॉइडल रेंज में आ जाए, कॉलॉइडल रेंज के अंदर आ जाए। मींस इनकी जो साइज है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 1000 नैनोमीटर से कैसी हो जाए? कम हो जाए एंड 1 नैनोमीटर से बड़ी हो जाए। तो फ्रेश प्रेसिपिटेट को कॉलॉइडल रेंज में लाने के लिए हम लोग इसमें डालेंगे बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। और बाहर से जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ये फ्रेश प्रेसिपिटेट कॉलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। अब आपको लगेगा सर ऐसा कैसे होता है? तो वही मैं बताना चाहता था कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि कॉलॉइडल चार्ज मुझे पूरा बताना पड़ेगा और वो करीबन आधे घंटे का टॉपिक है। तो जैसे ही हम वो कॉलॉइडल चार्ज कंप्लीट करेंगे, तुरंत आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ये फ्रेश प्रेसिपिटेट कॉलॉइडल रेंज के अंदर क्यों कन्वर्ट होते हैं। ओके, थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूं आपको बताने का। तो यदि आपके पास फ्रेश प्रेसिपिटेट है, मान के चलो फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ये फ्रेश प्रेसिपिटेट आपने बनाए हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के, आपको इस पीपीटी को कन्वर्ट करना है किसमें? सोल में। सोल मींस कॉलॉइड में कन्वर्ट करना है। जैसे ही कॉलॉइड में कन्वर्ट करना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ही कॉलॉइड बनाने हैं हमें, लेकिन उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ले रहा हूं FeCl3। लेकिन जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट चूज करो तो ध्यान रखना कि FeOH थ्राइस का जब मैं आयोनाइजेशन करूं तो Fe3+ एंड 3OH- मिलेंगे, और इस इलेक्ट्रोलाइट का मैं आयोनाइजेशन करूं तो Fe3+ एंड 3Cl- मिलेंगे। तो देखो एक आयन दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा चूज करना है आपको कि प्रेसिपिटेट जो है उनमें से कोई एक आयन के साथ वो कॉमन आयन शो करे, कॉमन आयन होना चाहिए उसका। यदि इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन नहीं है इसके साथ तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? अभी मैं आंसर नहीं दे सकता, मैंने पहले ही बताया चार्ज ऑफ कॉलॉइड अभी हमारा बाकी है, जैसे वो आएगा तुरंत आपको पता चलेगा। लेकिन ध्यान इतना रखिए कि प्रेसिपिटेट के आयन के साथ कोई एक आयन मैच होना चाहिए। अब आपको लगे सर ये OH- की जगह मैं यहां पर NaOH डालूं तो चले, तो OH- कॉमन हुआ ना, तो चल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग FeCl3 ही यूज करते हैं क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो FeCl3 की कंपेयर में NaOH से एफिशिएंसी कम रहती है, FeCl3 की एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों? वो सारे पॉइंट हम चार्ज ऑफ कॉलॉइड में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो आपको इतना याद रखना है कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेसिपिटेट का एक आयन कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में पीपीटी कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? कॉलॉइड में कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो प्रेसिपिटेट को, प्रेसिपिटेशन जिसका भी हुआ है फ्रेशली, उसको हमें इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कॉलॉइड में कन्वर्ट करना है। इस मेथड को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट ये काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट ये काम करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो पेप्टाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, वही क्यों यूज करना है,
वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कॉलॉइड के चार्ज के अंदर मिलेंगे। तो हम लोग कॉलॉइडल चार्ज देखेंगे, चार्ज ऑफ कॉलॉइड देखेंगे, उसके अंदर सारी चीजें कवर करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये फिनोमेना पता होनी चाहिए कि पेप्टाइजेशन होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में कॉलॉइड में कन्वर्ट करने की मेथड उसे बोलते हैं पेप्टाइजेशन, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट ये काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो यहां तक ये लेक्चर को रखते हैं। मैंने सारी प्रिपरेशन मेथड आपको बता दी है। अभी हम लोगों को प्योरिफिकेशन मेथड समझनी है एंड एप्लीकेशन भी समझनी है, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। ओके, प्रॉपर्टी, प्योरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, ये तीनों चीज हम लोगों को समझनी बाकी है चैप्टर के अंदर, फिर हमारा चैप्टर खत्म होगा। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना बेटा। लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।